प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज तकरीबन 6 माह बाद डेली मेल में अपने खिलाफ लगने वाले आर्टिकल पर सहाफ़ी डेविड रोज़ और डेली मेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी डेविड रोज़ का चैलेंज कबूल करते हुए बरतानवी सहाफ़ी और मारूफ इंग्लिश अखबार डेली मेल के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, जिसके बाद क्वींस बेंच डिवीजन ने अखबार और सहाफ़ी को नोटिस जारी कर दिए हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि आर्टिकल में मेरे खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, बगैर सबूतों के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। यह सब सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। बरतानवी अखबार में कहानी इमरान खान के कहने पर छापी गई, ये भी शहबाज शरीफ का कहना था। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि बरतानवी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान खान सिर्फ इल्ज़ाम तराशी में माहिर हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इसी मुकदमे के दायर करने वाले शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा शुरू होने में 9 माह से 1 बरस लग सकता है। वो इन मुज़िका खेज़ इल्ज़ामात से शहबाज शरीफ का नाम क्लियर करवाएंगे। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ इस मामले से खुद को क्लियर करवा पाएंगे। शहबाज शरीफ के पास क्या सबूत हैं कि यह खबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर छापी गई है? और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर जो बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ मुकदमा दायर क्यों नहीं करते, शहबाज शरीफ ने उनको इस मुकदमे में शहजाद अकबर को फरीक क्यों नहीं बनाया? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की एक नई चार्जशीट पेश की। शहजाद अकबर का कहना था कि चौधरी शुगर मिल्स एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। चौधरी शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जबकि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अकाउंट से चौधरी शुगर मिल्स को पैसे भिजवाए जाते रहे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके से 56 करोड़ चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में भेजे गए। सवाल यह है कि क्या चौधरी शुगर मिल्स केस शरीफ ख़ानदान के लिए एक और बड़ी मुश्किल बनकर सामने आ सकता है, जबकि आज पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी है और कहा है कि अगर 3 दिन में रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तोसी के लिए दी गई दरख्वास्त का फैसला कर देंगे। सवाल यह है कि लंदन में बैठी नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के हवाले क्यों नहीं कर रही? अगर पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में तोसी न दी तो नून लीग की अगली हिकमत अमली क्या होगी? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तर्जकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर बहुत शुक्रिया। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात कई इल्ज़ामात PTI की तरफ से लगाए गए, अब और कुछ ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी लगाए गए कि ये स्टोरी इमरान खान ने छपवाई है, शहजाद अकबर ने छपवाई है। ये इल्ज़ामात अगर हम पहले PTI की बात करें तो इन इल्ज़ामात की वजह से जो लगाए गए हैं PTI कमज़ोर हुई है, सियासी तौर पर उसको फ़ायदा हुआ है या सियासी तौर पर उसको नुकसान हुआ है? मज़हर साहब शुक्रिया असद। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ये है कि हमारे यहाँ अगर एक परसेप्शन डेवलप हो जाए किसी के बारे में और वो परसेप्शन ज़ाहिर है कोई अदालत अगर किसी को सज़ा दे दी है तो वो परसेप्शन नहीं होता, वो तो फिर एक हकीकत बन जाती है। वो अलग बात है कि हमारी अदालत के फ़ैसलों पर भी सवालात उठते रहे हैं, माजी में भी उठते रहे हैं, अब भी उठते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है आम तौर पे, चाहे ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमतें हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एहतसाब का इस्तेमाल होता है या एहतसाब के नाम का इस्तेमाल होता रहा है, उससे बज़ाते ख़ुद एहतसाब या एहतसाबी इदारे के ऊपर जो है वो बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और अभी आप पिछले कुछ अरसे में क्या पिछले 1-1.5 साल में देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के अपने रिमार्क्स हैं नैब के बारे में, वो बड़े सीरियस हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो इल्ज़ामात हैं वो सब के सब हम उसको रिजेक्ट कर दें, मुस्तरद कर दें। ये बड़ा अच्छा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन की कोर्ट में मुकदमा कर दिया है। और ये चूँकि ये मुकदमात इसके हवाले से इस पर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं कि जी आज़ाद अदलिया नहीं है, वैसी अदलिया नहीं है। अब ये जो मुकदमा होगा ये शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर वो ये मुकदमा जीत जाते हैं तो फिर यहाँ शहजाद अकबर साहब शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ भी कहते रहें, शहजाद अकबर साहब क्योंकि अगर वो वहाँ मुकदमा जीतते हैं तो यहाँ फिर शहजाद अकबर साहब भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके हवाले से जो चीज़ें सामने लेकर आए हैं, वो जब तक अदालती प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनती, अदालती प्रोसेस के हिस्से की मुराद ये है कि जब तक अदालत इन में वो ये साबित नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें साबित नहीं करते, तो ये बहरहाल इल्ज़ामात ही रहेंगे।
लेकिन होता ये है हमारी पॉलिटिक्स में कि इल्ज़ामात की अपनी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि आप जब पॉलिटिक्स करते हैं आप मीडिया पे बैठ के मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं और फिर लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, लोग उस पर यकीन करना शुरू करते हैं कि यार आप पर तो ये इल्ज़ाम है। अब वो उसको ये नहीं देखते कि ये इल्ज़ाम है, यानी वह जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ वो मुल्ज़िम को मुजरिम बना देता है। और ना हमारे यहाँ अदालती सतह पे इस चीज़ को रोका जाता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा है तो आपको उसे किस तरह एड्रेस कर दें। हमारे यहाँ चोर कहा जाता है, डाकू कहा जाता है। अनटिल अनलेस आप किसी को चोर या डाकू अदालत डिक्लेयर नहीं कर दे, आप नहीं कर सकते। अब जैसे नवाज शरीफ का केस वो है, वो ज़ाहिर एक केस में कन्विक्ट हैं, तो आप उन्हें मुजरिम कह सकते हैं। सही है, उसमें वो अलग बात है कि है उस अपील का फैसला। मतलब ये शहबाज शरीफ साहब की ने जो मुकदमा डेली मेल की स्टोरी पर किया, वहाँ पर तो चले आज आपने जैसा खुद भी कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है और अगर वो जीतते हैं तो उनको सियासी तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा इसका। लेकिन दूसरी तरफ जो सवालात शहजाद अकबर कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 सवाल किए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में सवाल किया। क्या ये आपका मुलाजिम नहीं था? क्या फ़लाँ शख्स आपकी जो एक फ्रंट कंपनी है उसका मालिक नहीं था? बहुत सारे सवालात किए, उसका जवाब नहीं आया। अब कुछ सवालों का जवाब शहबाज शरीफ नहीं दे रहे हैं। आपके ख्याल में इन सवालों का जो शहजाद अकबर उठा रहे हैं उसका जवाब न देना और उस पर यहाँ की अदालत में मुकदमा ना करना और फिर मुल्क में वापस ना आना, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है शहबाज शरीफ के यहाँ? देखिए, दो चीज़ें हैं। मुल्क में वापस ना आना तो शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी सियासी गलती है। अगर वो नहीं आ रहे और ताख़ीर का, और मेरे लिहाज से जितनी वो ताख़ीर कर रहे हैं उससे उनको सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह कि वो शहजाद अकबर का जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दें? शहजाद अकबर साहब के जो सवालात हैं वो अदालत में जाएं, अदालत वो सवाल करेगी ना, और वो शहबाज शरीफ को ज़ाहिर अदालत में जवाब देना होगा। तो अगर वो जवाब अदालत के बाहर देना चाहें तो बड़े दें, लेकिन अगर वो नहीं देते तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो वो सवालात अदालतों में जाएंगे, वो सवालात अदालतों की तरफ से आएंगे। शहजाद अकबर साहब या जो भी प्रोसिक्यूटर होगा वो यही चीज़ें अदालत में जमा कराएगा और अदालत वो सवालात करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ शहजाद अकबर का जवाब दें, लेकिन असल चीज़ ये है कि सियासी तौर पे या तो शहबाज शरीफ ये पोजीशन लेते नहीं ली जो वो पोजीशन उन्होंने ली हुई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। इस वक्त हो ये रहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा खामोश हैं, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ खामोश हैं, उसी अंदाज में तकरीबन पूरी अपोजिशन खामोश हो गई है जी। यानी सब ने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। ना आपको आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई चीज़ें बयानात आते हैं। इवन जो दूसरे लीडर्स हैं वो भी बहुत लो की में चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक वक्त में बड़ा एग्रेसिव था, बड़े एग्रेसिव थे, बड़ा एग्रेशन नज़र आता, वो नहीं नज़र आता। इसी तरीके से तो एक अपोजिशन की फ्रंट पे एक खामोशी हमें नज़र आ रही है। अब उसकी जो भी वजह हो, लेकिन वो खामोशी है जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ का अपना जो दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ अपने इतने मसाइल में और अपने इत्तेहादियों के इतने मसाइल में है कि आपको कहीं ना कहीं एक जूसी स्टफ़ मिलता रहता है। यानी वो इत्तेहादियों को मना रहे हैं, वो अपनी जमात के अंदर जो मिनी रिवोल्ट टाइप की चीज़ें हो रही हैं उसको वो कर रहे हैं। तो इस वक्त सारी अटेंशन जो मीडिया की है वो ये कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, ख़ुद मरकज़ और सूबों की हुकूमतों के दरमियान आपस में एक चपखलिश क्यों नज़र आ रही है। इमरान खान को हर जगह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल क्यों हल करने पड़ रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का उन पर एतमाद है। तो सारी ख़बरें गवर्नमेंट के अपने हलकों की तरफ से आ रही हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी और गवर्नमेंट के दरमियान हो रहे हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कोई आपको क्लैश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव है ही नहीं, कोई चैलेंज है ही नहीं। तो इमरान खान को जिस चैलेंज का सामना है वो अपनी पार्टी के अंदर चैलेंज का सामना है और अपने इत्तेहादियों के साथ चैलेंज का सामना है। सही है। ये जो आपने कहा कि एक एक्टिविटी हो सकती है, ये किसकी क़यादत में होगी? ये क्या PMLN के कोई लीडर्स की क़यादत करेंगे, पीपल्स पार्टीज को इनिशिएट करेगी, मौलाना फजलुर रहमान दोबारा हरकत में आएंगे? ये किसकी सरबराही में हो रहा है या जॉइंट अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है? देखिए, गालिबन 19 या 20 मार्च को मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कोई बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं।
और उसमें वो अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं को इनवाइट करेंगे। प्रॉब्लम अपोजिशन की क्या है? मुस्लिम लीग नून जो है वो उस नैरेटिव से बाहर नहीं आ पा रही कि हमने गवर्नमेंट को चैलेंज करना है, लड़ाई लड़नी है, या हमने असेंबली में रह के जो है अपोजिशन करनी है। पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो सिंध तक है। पीपल्स पार्टी आगे आपको नहीं नज़र आ रहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई एक्टिविटी करती नहीं नज़र आ रही, हमें पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक्टिविटी करती नहीं नज़र आ रही, हमें मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक्टिविटी करती नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि सब ने अपने अपने सूबे बांट लिए हैं कि मैं सिंध की हद तक जो है वो, अब सिंध में पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी तो सिंध में हुकूमत में है, तो वो इमरान खान को कैसे चैलेंज करेगी? अगेन, चाहे आप क्या यहाँ से, जो हम कई मरतबा सुन चुके बिलावल भुट्टो का कि मैं मार्च लेके इस्लामाबाद जाऊँगा, ये करूँगा, अब नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी की बेल हो गई, फरियाल तालपुर साहिबा की बेल हो गई, और वो जो एक नारा लगाया गया था वो नारा वहीं का वहीं रह गया। अब हो सकता है कि 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी आए, फिर एक जलसा हो, फिर एक अल्टीमेटम दिया जाए, फिर एक डेडलाइन दी जाए, तो अपोजिशन कहीं ना कहीं मसलहतों का शिकार है। नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून अपनी मसलहतों का शिकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मसलहतों का शिकार है, मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम यह है कि उनको वो स्पेस नहीं मिल रही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल अभी भी तहरीक इंसाफ मजबूत है जी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जो मसलहतों का जब आप शिकार होते हैं तो फिर आप एहतजाज नहीं कर सकते जी। जब आप मसलहतों का शिकार होते हैं तो फिर आप कोई तहरीक नहीं चला सकते। जब आप मसलहतों और अपने मुकदमात का शिकार होते हैं तो फिर आप लड़ाई लड़ने की सलाहियत नहीं लड़ते। ठीक। तो अपोजिशन को फैसला करना है कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी बनानी। बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान को सिर्फ ये फैसला करना है जी। कि अपने अंदर के इत्तेहाद को, अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को और इत्तेहादियों के इख्तलाफात को ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया मज़हर बाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया पेश करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। सर, आज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रहे हैं जो चौधरी शुगर मिल्स है वो उससे से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, और ये चौधरी शुगर मिल्स एक कॉर्पोरेट फ्रॉड है। वो इंदिया दे रहे हैं कि एक और मुकदमा शायद शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है और उनको एक और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इस हवाले से क्या जवाब देंगे शहजाद अकबर साहब को आप? देखें, इसका जवाब मैं बिल्कुल दे सकता था या दे सकता हूँ, लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ख़ुद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे लंदन में, और क्वेश्चन आंसर में जब उनसे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये सारी बिल्कुल जो है वो राम कहानी है, और ये कहानी जो जिस मकसद के लिए की जाती है वो ड्रामा पिट चुका है। मकसद ये है कि ये समझते हैं कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो हम करेंगे तो लोगों की हमारी बैड परफॉर्मेंस से, बैड गवर्नेंस से, और हम जिस तरह से हमने इस मुल्क की मौशियत का, इस मुल्क के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, उससे लोगों का ध्यान जो है वो हट जाएगा। तो ये इस मकसद के लिए जो है ये करते हैं। अगर इनके पास कोई ऐसी बात है जिस तरह की बात शहजाद अकबर साहब फरमा रहे थे तो मुकदमा दर्ज करें। किसी ने रोका उनको मुकदमा दर्ज करने से? या रेफरेंस भेजें अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने का मामला तो नहीं है। और फिर वैसे भी जब हम गवर्नमेंट में थे और उस वक्त कभी अगर कोई ऐसी बात हुई तो इमरान खान साहब बड़े ज़ोर से कहा करते थे कि भाई आप तो गवर्नमेंट हैं, इल्ज़ाम लगाना तो अपोजिशन का काम होता है, ये बात तो हम कर सकते हैं, आप तो गवर्नमेंट हैं, आप मुकदमा दर्ज करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप रेफरेंस दायर करें। तो आप खुद गवर्नमेंट में हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये मकज करें। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी उन्होंने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया राना साहब आज। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 सवाल किए थे शहबाज शरीफ साहब से, जिसमें उन्होंने पूछा था कि गुड नेचर कंपनी क्या आपकी फ्रंट कंपनी नहीं है, क्या उसका जो CEO है वो आपका फ्रंट मैन नहीं है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फलां अशखास के जरिए और आपके एक घर से मॉडल टाउन के दूसरे दफ्तर में क्या आपकी सरकारी जाती गाड़ी में नहीं जाते रहे। उन्होंने 18 सवाल किए थे। वो कह रहे हैं आपने उन 18 सवालों का जवाब भी नहीं दिया।
देखें, उनका जवाब जो है वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने देना था, और उनसे जब ये सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म की फजूल जो है वो बातों का जवाब नहीं देता। उन्होंने कोई उसका जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जवाब लेने की। वो कोई अदालत तो नहीं है, या वो कोई किसी केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। हाँ, वो रेफरेंस दायर करें, मुकदमा दर्ज करें, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी वो उनसे जवाब ले ले, वो उनको क्वेश्चनर भेजे। इनकी तो कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये कोई क्वेश्चनर जो है वो जारी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसका जो है वो जवाब कोई अगर मुनासिब समझे तो दे, ना समझे तो ना दे। अच्छा राना साहब, एक महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा गया, और उसमें 3 रोज़ के अंदर उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, और कह रहे हैं कि वो आपकी दरख्वास्त, जिस दरख्वास्त के तहत आप मज़ीद मोहलत मांग रहे हैं, वो उससे मशरूत है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी जाएँ। अगर आपकी तबीयत वाकई ख़राब है तो फिर आप ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं दी जा रही? 23 दिसंबर को ये दरख्वास्त डाली गई थी पंजाब में, लेकिन ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई जिसकी बुनियाद पर फैसला होना है, और महकमा दाखिला पंजाब कहता है कि फिर फैसला उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हो जाएगा जो पहले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और शायद उसमें फिर वो रियायत ना मिले नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर स्टे करने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो भी अवेलेबल थी, जो टेस्ट वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम जो है, एक एबल टीम उनका जो कर रही है ट्रीटमेंट, उन्होंने जो टेस्ट कहे वो टेस्ट करवाए गए, उन टेस्ट की रिपोर्ट जो है उनको भिजवा दी गई है। दूसरी बात ये है कि अब इस बोर्ड के पास, जिसने ये फैसला करने की ठानी है, इनके पास फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। इनके पास उस वक्त इख्तियार था जब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब इनके अंडर ट्रीटमेंट थे। जब इन्होंने अंडर ट्रीटमेंट उनके होते हुए ये फैसला किया, या ये मुनासिब समझा, या ये ज़रूरी समझा कि उनका इलाज जो है वो बैरून मुल्क होना चाहिए, अब वो जिस डॉक्टर्स की टीम के अंडर ट्रीटमेंट हैं, ये फैसला उन्होंने करना है कि उनका इलाज जो है वो कब तक जारी रहेगा। नहीं, मगर ये तो कहा गया था ना कि फैसले में ओपिनियन के हों कि वो जारी रहेगा, उस वक्त तक इसमें तोसी होनी है। अब ये तोसी जो है ये पाबंद है उन डॉक्टर्स की टीम की राय की, जिन डॉक्टर्स के अंडर ट्रीटमेंट है मियाँ साहब। ये फैसला उन्होंने करना है, इन्होंने नहीं करना। अच्छा, ये बड़ी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं। अब ये बताइए राना साहब, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर मुल्क से बाहर हैं, और उनके बाहर रहने की सिवाय इसके कोई वजह समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, लेकिन बहरहाल उनकी तबीयत के ख़राबी के बावजूद शहबाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं। उनका वहाँ पर मुसलसल मौजूद रहना, और फिर मरियम साहबा का मुसलसल खामोश रहना, इस पर सवालात उठ रहे हैं। आपके ख्याल में इन सवालात का जवाब कब तक दिया जा सकता है? शहबाज शरीफ साहब कब तक वापस आने का इरादा रखते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब का जो वहाँ पे ऑपरेशन की बात चल रही है, अब हतमी फ़ैसला मेरा ख़्याल है कि विदिन नेक्स्ट वीक जो है वो हो जाएगा। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये सोच है, और बिल्कुल सही सोच है, कि अगर ये ऑपरेशन जो है वो होता है तो यकीनन वो बाईपास ऑपरेशन होगा उनके हार्ट का। तो उस मौके के ऊपर जो है वो उनका वहाँ पे मौजूद होना वाकई ही ज़रूरी है। तो इसलिए वो इस वजह से वहाँ पे रुके हुए हैं। अल्लाह करे कि वो ऑपरेशन जो है वो, या तो राय ये आए कि उसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर राय ये आती है कि वो ऑपरेशन होगा, तो फिर उस वक्त मियाँ साहब का वहाँ पे होना जो है वो बिल्कुल उनको होना चाहिए। और अगर है कि ये राय आए डॉक्टर्स की कि उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब फौरन वापस आने का फैसला कर लेंगे? ये उससे मशरूत है उनके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए राना साहब, यानी ऑपरेशन एक आपके इल्म में ना मेजर थिंग है जी, वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताइए, पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है वो आपके इल्म में है, आपकी नज़र है उस पर, क्या चौधरी साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी बरादरान से राब्ते में हैं आप अभी भी? देखें जी, सियासतदानों के आपस में राब्ते तो होते हैं, हम तो इनके भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन राब्तों को किसी साजिश की बुनियाद करार देना जो है वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। चौधरी साहबान से कोई राब्ता हमारा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको उनके साथ बैठ के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक राब्ता जो है वो बहुत सारे लोगों और लोगों से भी है, इनकी जमात के लोगों से भी है। क्या राना साहब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप उनको ये ऑफ़र करें कि आप कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो आपका साथ दे, और आप उनको पंजाब में कुछ बड़ा ऑफ़र कर दें, ताकि पीटीआई की जो वजारत आला है उनके खिलाफ को तहरीक अदम एतमाद लाई जा सके? क्या इस तरह की ऑफ़र आप उन्हें कर चुके हैं या करना चाहते हैं, या कुछ ज़ेर गौर है?
देखिए, ये जब वक्त आएगा तो उस वक्त इसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे असेसमेंट है कि इतनी थिन मेजॉरिटी से हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है ना KPK में, पंजाब में, फिर उसके बाद MQM के साथ, तो ये वक्ती तौर पे जो है वो उन शोलों को जो है वो बुझाया तो गया है, लेकिन ये चंगारी जो है ये आने वाले 2-3 माह बाद जो है वो इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट्स के साथ जो है वो सामने आएगी। इतनी थिन मेजॉरिटी से हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। 5-7 वोटों की मरकज़ में और 5-7 वोटों की पंजाब में सूरत हाल है, ये मुमकिन नहीं है। ये वैसे तो सर हमने 2000 या तो परफॉर्मस बहुत A+ हो। हाँ, 2002 से 2007 के दरमियान हमने देखा था, इससे भी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। आम आदमी जो है वो परेशान है, हर घर में जो है वो बिपता पड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ना वो गवर्नमेंट इतनी थिन मेजॉरिटी से नहीं चलाई जा सकती। लेकिन एक परसेप्शन ये है राणा साहब कि इस वक्त हुकूमत को अपोजिशन का कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। अपोजिशन बिल्कुल मंजरनामे से गायब है, पीपल्स पार्टी खामोश है, PMLN की लीडरशिप गायब है, मौलाना फजल रहमान न जाने कहाँ जाकर बैठ गए हैं खामोशी से। तो अपोजिशन का कोई चैलेंज ही दरपेश नहीं है, तो फिर क्या चैलेंज है जिससे हुकूमत को डिस्टेबलाइज होने का खतरा है, आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं चलाई जा सकेगी? जब चैलेंज दरपेश नहीं होगा बाहर से, तो फिर ही अंदर का चैलेंज जो है ना वो सामने आएगा। ये मैं आपको बता दूं। तो आप तकिया किए हुए हैं, जो है ना, आप तकिया किए हुए चैलेंज पर नहीं, अंदर का चैलेंज जो है ना ये इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। तो बाहर का चैलेंज अगर आपकी राय ये है कि वो दरपेश नहीं है, तो अंदर का चैलेंज तो फिर दरपेश है। तो अंदर के चैलेंज की हौसला अफजाई कर रही है अपोजिशन? खामोश है सर। मेरा ख्याल है अपोजिशन को करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सारी दुनिया कह रही है कि करें, सारी दुनिया कह रही है इस अजाब से हमारी जान छुड़ाएं। आप ज़रा बाहर जाके निकल के देखें तो सही ना कि लोग किस तरह से जो है वो सर पीट रहे हैं। लोग मगर जितना राणा साहब हुकूमत से नाराज हैं, शायद राय जो है उसके ऊपर जितना लोग इस वक्त हुकूमत से नाराज हैं राणा साहब, उतना ही अपोजिशन से भी नाराज हैं कि अपोजिशन हमारी सपोर्ट करने के लिए कहाँ चलेगी। अगर वो हुकूमत से नाराज हैं कि महंगाई हो गई और हमारा कारोबार नहीं चला, तो अपोजिशन क्यों नहीं आ रही सपोर्ट करने? यानी बात यह है कि लोग अपोजिशन इसलिए नाराज़ हैं कि ये अजाब जो है ये आपने हमारे ऊपर हमारे ऊपर जो मसलत है, इसको रोकने या इसको हटाने के लिए आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। अपोजिशन से लोग इसलिए नाराज़ हैं। तो इंशाल्लाह जब हट जाएगा तो अपोजिशन से राज़ी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। भारत अंदरूनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के बजाय दाखिली और खारजी महाज पर शरारतें करने का सोच रहा है, और यही मोदी का वतीरा भी रहा है कि जब भी भारत में इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू होती हैं, मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। भारत में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने हर्जा सराई की कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज को 7 से 10 दिन में शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अमन कायम हुआ है। मोदी की इस हर्जा सराई का DG ISPR ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम आपको सरप्राइज देंगे। जंग शुरू आप करेंगे लेकिन ख़त्म हम करेंगे। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मोदी के बयान को मुस्तरद करता है और पाक अफवाज ने जिस तरह गुज़श्ता साल फरवरी में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उससे किसी को भी पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज से किसी भी किस्म की जाहिरियत पर मुअस्सर तरीके से जवाब देने के अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि अपने मुल्क में जारी मुजाहिरों को ख़त्म करवाने में नाकाम मोदी क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलना चाहता है? पूरे भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। लाखों अफराद सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मोदी जिस फौज से पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला करने की बातें कर रहे हैं, उस भारतीय बॉर्डर फोर्स साशस माबल के 90,000 एहलकार तनख्वाह को तरस रहे हैं और मोदी सरकार के पास फोर्स को तनख्वाह देने के फंड्स खत्म हो गए हैं और भारतीय फौज में बगावत फूटने के खदशात जन्म ले रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी अपनी शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों के बल बोते और पाकिस्तान दुश्मनी के बयानिए पर कब तक इक़्तिदार में रहेगा। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तर्जकार एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत जो है वो अंदरूनी दबाव का शिकार है, सब जानते हैं। पूरी दुनिया में भारत के अंदर होने वाले मुजाहरों की तस्वीरें, वीडियोस जा रही हैं। क्या भारत और मोदी अपने अंदरूनी दबाव को सेटल करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस तरह के बयान दें कि पाकिस्तान के मुखालिफ बयान से तवज्जो हटाई जा सके? क्या उनकी ये पॉलिसी कारगर हो सकती है? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भारत ने यह रवैया अख्तियार किया है। भारत की अगर आप पूरी तारीख उठाकर देखें तो जब अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं तो वो तोपें जो है उनका रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है। इलेक्शन खासकर हो रहे हों तो उससे पहले ये काम किया जाता है ताकि उससे पहले अपना जो इलेक्टोरल वोट है वो अपने हक में कायम किया जा सके। तो ये कोई नया तरीका नहीं है। मगर एक बात जो है वो भारत पर वाज़े है और पूरी दुनिया पर वाज़े है कि जहाँ तक रवायती जंग का ताल्लुक है, ना भारत में इतनी हिम्मत है और ना भारत इस काम के काबिल है कि बयानबाजी के साथ वो लोगों के अंदर जो बात फैलाना चाहता है, अब लोगों में वो इसलिए नहीं फैल सकती कि अभी फरवरी में जो काम हुआ भारत के साथ वो तो पूरी दुनिया के सामने जग हसाई का बायस बना। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मकसद ये है कि मोदी जो है चूँकि वो जो गुजरात में जो उसने किया, जिसकी मदद से वो शख्स वज़ीर आला के ओहदे से चढ़ा और फिर वो वज़ीर आज़म बन गया, वो अब भी यही चाहता है कि इस तरह खूनरेज़ी की जाए, बर्बरियत की जाए, कश्मीर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात दिए जाएं और लोगों के जज्बात उभारे जाएं और जो अंदरूने खाना बहुत मुश्किलात का बायस बनी हुई है हुकूमत, उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए। मगर ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकता कि ना ही। मगर शायद साहब मैं ये सवाल कर रहा था कि ये तो बड़ा अहमकाना सा बयान है। जो बुनियादी ताकत के बुनियादी उसूलों की समझ रखता है वो ये सोचेगा कि ये कैसा बयान है कि एक न्यूक्लियर पावर दूसरी न्यूक्लियर पावर को 10 दिन में ख़त्म करने की बात कर रही है। न्यूक्लियर पावर को अगर एक खुदा ना खास्ता अपना वजूद ख़तरे में नज़र आएगा तो क्या वो अपने हथियारों को संभाल के रखेगी और वो अपने आप को 10 दिन में ख़त्म होने की इजाज़त दे देगी? मतलब ये तो बड़ा अहमकाना सा बयान है कि और ये दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग इस तरह नहीं होती कि 10 दिन तक वो जंग चले और फिर 10वें दिन जाके वो एक ताकत हार जाए और दूसरी। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये किन चंद लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं मोदी साहब? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने पुलवामा में किया था, क्या सारी दुनिया ने नहीं देखा? झूठों का एक पलंदा था। ये हुकूमत खासकर मोदी की, जो कि दहशतगर्द हुकूमत है, वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं करती। झूठों की बुनियाद पर वो हर चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं और उनको शर्म नहीं आती कि खुलेआम वो झूठ जो है वो साबित हो जाते हैं और फिर शर्म का सामना होता है, दुनिया के सामने जगहसाई का सामना है। उसके बावजूद उनके झूठों में कमी नहीं आती। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियर ताकतें हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि इस खत्ते में अगर अमन की कोशिश अब तक की है तो वो पाकिस्तान ने की है, जो कि आज भी वो करना चाहता है और दुनिया को भी वार्न कर चुके हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर इधर हुई तो उसका खमियाजा सिर्फ ये खत्ता नहीं, पूरी दुनिया भुगतेगी। और मोदी जो है वो सरासर इस चीज़ के पीछे है कि जी जो उसको नाकामियां अपने दाखिली मामलात में हैं, कश्मीर का मामला है, फिर ये जो एक शहरियत का कानून नाफिज किया, पूरे हिंदुस्तान में एक आग लगी हुई है। हर कोने में हिंदुस्तान में हुकूमत के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ ये बताइए, ये जो एहतजाज हो रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर मोदी दबाव में भी महसूस होते हैं। ये जो आइंदा आने वाले रियासती इंतखाबात हैं दिल्ली के, आपके ख्याल में ये दबाव कितना असरअंदाज हो सकता है? मोदी को शिकस्त नज़र आ रही है ऐसा लगता है जो उनकी बुखलाहट से दिखाई देता है, तो कितना असर पड़ सकता है इंतखाबात पर? देखिए, उसकी बौखलाहट तो यही जाहिर करती है कि उसको शिकस्त का सामना तकरीबन यकीनी नज़र आ रहा है और लोगों की तवज्जो इससे हटाने की खातिर बिल्कुल वही बौखलाहट है जिसके अंदर पागलों वाली हरकतें हो रही हैं। इस तरह के बयानात कोई अक्लमंद आदमी नहीं दे सकता। ये प्राइम मिनिस्टर है एक मुल्क का जो कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गर्दानता है। हिंदुस्तान के अंदर से नारे लग रहे हैं कि हमें ये हिंदुस्तान हरगिज़ कबूल नहीं, क्योंकि हमारे लीडरान ने इसको सेकुलर मुल्क के नाम पर
बनाया था जी। और ये जो आजकल हो रहा है ये हरगिज सेकुलर नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसने ना अपने माजी का ख्याल रखा, ना हिंदुस्तान के जो बड़े लीडरान हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान अपने लीडर मानता है, मैं गांधी और नेहरू का जिक्र कर रहा हूँ, उनके बताए हुए उसूलों पर कायम रहना इसने अपनी जिम्मेदारी हरगिज ना समझा है और ना उसके मुताबिक वो जो सिमत है उस पर ये कायम है। बहुत तो शुक्रिया इसलिए मैं समझता हूँ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट करने के लिए, अपना तज्जिया पेश करने के लिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। दुनिया भर में कहर बनकर टूटने वाले कोरोना वायरस से अब तक 132 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6000 मुतासिर हुए हैं, जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई है। वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस चीन के दूसरे शहरों के अलावा फ़िज़ाई सफ़र करने के वालों की बदौलत दुनिया के 16 ममालिक में फैल चुका है। थाईलैंड, फ्रांस, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 दीगर ममालिक में कम अज़ कम 47 केसों की तस्दीक हो चुकी है, मगर चीन से बाहर किसी और मुल्क से हलाकत की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। चीन के अंदर बैनुल-अक़वामी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर और कारखाने बंद होना शुरू हो गए हैं, जबकि कई ममालिक ने चीन के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि फरवरी 2022 में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को मनसूख कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कहर से अवाम को बचाने के लिए 17 शहरों में 6 करोड़ अफराद महसूर हो चुके हैं। वुहान शहर में हू का आलम है। 1 करोड़ आबादी का शहर वुहान आज सेब ज़दा शहर का मंजर पेश कर रहा है, जबकि इसी शहर में 500 पाकिस्तानी तलबा भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। खबरें हैं कि 4 पाकिस्तानी तलबा में भी वायरस का निशाना बनने की इतलात मौसूल हुई हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने का मौक़िफ़ है कि अपने शहरियों से मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन फ़िलहाल चीन से किसी भी फ़र्द को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जा रही ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जबकि लाहौर शहर में कोरोना वायरस के 2 मुश्तबा मरीज़ सामने आए हैं, जिनमें से एक खातून और उसके 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की अलामात पाई गई हैं। पाकिस्तान में सीपैक और दूसरे मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और दूसरे अमले को उनकी कंपनियों तक महदूद कर दिया गया है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में ही तशवीश की लहर पाई जा रही है। ब्रिटिश एयरलाइन ने अपने चीन के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से आए अपने 600 अफराद को अलग जजीरे में 2 हफ्ते तक रखने का ऐलान किया है, जबकि जापान ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की 4 टेस्टिंग किट्स अतिया करने का ऐलान किया है। इन तमाम इक़दामात के बाद भी फिक्र की बात यह है कि ताहाल इस वायरस से मुकाबला करने के लिए कोई वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है। चीन में इस वक्त पाकिस्तानी तलबा की किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर में हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या सफारत खाने से आप राब्ते में हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें लाइन पे दिया। हम लोग इस वक्त वुहान से 20 मिनट के फासले पर हुआंगशी सिटी में है, जो कि हुबई प्रोविंस में ही है। और दूसरा, हमने सफारत खाने से बारहा राब्ते की कोशिश की है। इवन हमने उनसे राब्ता किया है, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, जो भी हम कर सकते हैं हमने किया है, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। हमारी ईमेल डिले हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मतलब हमें कोई जवाब नहीं दिया। कॉल्स करते हैं तो वो कॉल्स नहीं उठाते, और अगर जब किसी की कॉल उठा लेते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप लोग पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता करें। अच्छा, ये बताइए कि इस शहर में कितने पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं और क्या किसी में कोरोना वायरस की तस्दीक तो नहीं हुई? हमारी ही सिर्फ यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 100 के करीब पाकिस्तानी बच्चे हैं, और इसके अलावा दूसरी नेशनैलिटीज भी हैं। लेकिन पाकिस्तानी बच्चों की तादाद 100 है। और अगर हम वुहान की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, और पूरी हुबई की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2000 पाकिस्तानी बच्चे तो करीबन होंगे। लेकिन अभी हमारे वेकेशंस भी हैं, तो शायद कुछ बच्चे वेकेशन पर गए होंगे घर पहले से ही,
तो हमें अच्छा देखिए, ये बाकी ममालिक से हमारी हुकूमत का कहना है कि बाकी ममालिक ने भी अपने शहरियों को वहीं पर छोड़ा हुआ है, उनको बाहर नहीं निकाल रहे। तो आपके साथ फिर इंडिया के स्टूडेंट्स या दीगर जो ममालिक हैं उनके तलबा और तालिबात भी तो मौजूद होंगे, तो क्या वहाँ पर रहना सेफ है? बाकी ममालिक भी तो ज़ाहिर है कंसर्न नहीं है, तो पाकिस्तान अगर कंसर्न नहीं है, मतलब मैं हुकूमत पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हकीकत है? ये बात मैं बिल्कुल भी मतलब पूरे वसूख से कहती हूँ कि ये बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमें अभी पता लगा है कि कल इंडिया के बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिया के बच्चे हैं, उनकी एम्बेसी ने उन्हें मैसेज किया है कि आप लोग तैयार रहें, कल हम आपको यहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे। और दूसरा यूएसए ने और ब्रिटिश एम्बेसी ने भी अपने बच्चे इवैक्यूएट कर लिए हैं। यूएसए ने तो 26 जैन को ही अपने बच्चे यहाँ से निकाल लिए थे, और पाकिस्तान ही है सिर्फ जिनके सब बच्चे यहाँ पे हैं, और ना ही हमें उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल रहा है ना कोई। ये बताइए कि क्या वालिदैन के साथ जो है वो आपका राब्ता हो रहा है अपने वालिदैन के साथ मुसलसल? हमारे पेरेंट्स से हमारा राब्ता इसलिए भी दुश्वार है कि हमें चाइना में लीगली जो सी एप्स हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, वो इलीगल हैं, और अगर हम कभी करें भी तो प्रॉक्सी को कनेक्ट करते हैं, और प्रॉक्सी आप सबको पता ही है कि अच्छी नहीं चलती, तो हमें उसमें भी दुश्वारी का सामना है। और जब कभी भी उनसे कॉन्टेक्ट होता है तो वो बहुत परेशान होते हैं, मतलब सारी बात ही रोने धोने में गुजर जाती है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि सबने तवक्कल सिर्फ अल्लाह से ही रखी हुई है। अच्छा ये बताएं कि आपके साथी तलबा और तालिबात में से कोई बच्चा इस वायरस का शिकार तो नहीं हुआ है? अब तक यहाँ हमारी सिटी में तो कोई भी बच्चा वो इस वायरस का शिकार नहीं हुआ, लेकिन वुहान से जो खबरें मिल रही हैं वो यही है कि 4 बच्चे इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान से आपका मुतालबा क्या है? हाँ, प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि हमारी यहाँ पे जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो कम्प्लीटली शट डाउन है। हम लोग इनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट कर लें आप। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुफ्त टिकट्स पे सफर करना है, हमें अपने घर जाना है और ये हमारा राइट है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा वजूद पाकिस्तान से है, और मेरे भी ख्याल से कि कोई भी हमें हमारे इस हक से मना रख सकता है या दूर रख सकता है। तो हमारा पाकिस्तानी हुकूमत से तमाम मुतल्लिका इदारों से यही दरख्वास्त है, हमारी यही उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज हमें यहाँ से निकाला जाए। हम अपनी टिकट्स खुद बाय करने के लिए तैयार हैं, और बस हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन भाई जाए, मतलब हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम अपनी टिकट्स तक खुद देंगे, लेकिन हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन ओपन की जाए, जैसे कि बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, हमारे लिए भी यहाँ ऐसा ही किया जाए। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है। हम अपनी कौम का सरमाया है, हम अपने घर से इतना दूर है, अपने वतन से इतना दूर है, लेकिन हमारे लिए कोई भी इकदाम करने को तैयार नहीं है। सिफारत खाना एक तरफ, ठीक है, चले आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, और हम आपके तवज्जो से और आपकी जानिब से हुकूमत से ये इस्तदा करते हैं कि इन बच्चों को उनके वालिदैन के अंदर जो बेचैनी मौजूद है उसका खात्मा करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। इसके तरीके मौजूद हो सकते हैं, जिस तरह से भारत कर रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वापस लाकर उनको आइसोलेशन में रख के 15 दिन के लिए उनकी स्क्रीनिंग करेगा और उनको मॉनिटरिंग करने के बाद अपने वालिदैन से मिलने की इजाज़त देगा। इस तरह की कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है ताकि ये बच्चे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, इनके वालिदैन जो हैं उनकी बेचैनी को कम किया जा सके। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।